हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैनमैन एजुकेशन। और आज का जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन कूलम्स लॉ। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है ना? अब हम लोग इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम मेंस में आ चुके हुए हैं, नीट में आ चुके हैं, एडवांस में पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। और हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस का कुछ ऐसा सेट चूज करके लिखेंगे यहाँ पे जो आपकी थियरी को डायरेक्टली रिलेट करता हो। मतलब आपने जितना भी पढ़ा है वो आप डायरेक्टली रिकॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। ठीक है, तो जो भी है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एज ए थियरी भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और एज ए न्यूमेरिकल भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास। मैं सीधा आपको सिनेरियो बताता हूँ, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। इसका एक हेडिंग है, ये क्वेश्चन हेडिंग में भी आ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, एक हेडिंग की तरह भी हम इसे समझ सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बहुत अच्छा हेडिंग है ये। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था, Gm1m2/r²। और यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, K(q1q2/r²। ठीक है ना, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो था K(q1q2) डिवाइडेड बाय r²। और ठीक वैसे ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में, इट इज Gm1m2/r²। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ हैं, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि दोनों में ही r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, हमारे पास जो भी होंगे हम अल्फा पार्टिकल लेके सॉल्व करेंगे। हमने जो हमारा चार्ज पार्टिकल लिया है वो अल्फा पार्टिकल लिया है। ओके, तो दोनों ही पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल है। तो देख लेते हैं, मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है ना, ये एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। कोई भी चार्ज होगा तो उसका मास जरूर होगा, क्योंकि बिना मास के चार्ज नहीं होता है। मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी में बताया था कि बिना मास के कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज तो डेफिनेटली होगा ही होगा। क्लियर है ना? तो इसके मासेस जो है हम लोग वो देख लेंगे कितने कितने हैं। हम सॉल्व करते हैं। हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है। ओके, बात समझ में आई? ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है ना, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का नाम सबने ही सुना होगा। ये भी एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, दोनों ही सेम है। दोनों के बीच का सेपरेशन आपको गिवन है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आपको r गिवन है। एक स्टैंडर्ड सेपरेशन जो हमेशा दिया रहता है, दिस इज r। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? देखिए, इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो दोनों ही अल्फा पार्टिकल हैं, तो रिपल्शन होगा, क्योंकि जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जो भी चार्ज होगा सिमिलर होगा, और सिमिलर हमेशा रिपल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सेम फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में भी लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, ये दोनों फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब चूंकि दोनों के मासेस भी होंगे, डेफिनेटली दोनों के मासेस भी होंगे, तो दो मासेस आपस में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ठीक है ना, ग्रेविटेशन लॉ में न्यूटन के। तो दोनों के मासेस की वजह से जो अट्रैक्शन लगेगा वो ग्रेविटी का फोर्स होगा। तो ठीक है, यहां पे हम फोर्स बनाते हैं। ये जो फोर्स है, ये आप देख रहे हैं, जो अट्रैक्शन है यानी एक दूसरे की तरफ लग रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स है ग्रेविटेशन का फोर्स। मैं इसका इंक चेंज कर देता हूं। ओके, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है ग्रेविटेशन का फोर्स। क्लियर है ना? साफ नजर आ रहा है हम लोगों को कि दोनों फोर्सेज हैं, हम दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और सेपरेशन है दोनों के बीच में r। अब हम बात कर लेते हैं इनके मासेस वगैरह की, कितना कितना मास इसमें होता है।
क्लियर है ना। तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल वो कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e। ये इंफॉर्मेशन आप याद कर लो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन याद करने वाली है। अगर आपको पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे याद कर लो। तो चार्ज इन अल्फा पार्टिकल 2e +2e मतलब 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम होती है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना निकल के आ गया, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल निकल के आ गया हमारे पास 3.2, वो भी पॉजिटिव का, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो नंबर हमें याद रखना है। ठीक है ना, दिस इज एन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि हमको याद रखना है। ओके, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसको सही से बना लेते हैं हम लोग। ओके, अब हम बात करते हैं मास की। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, ठीक है ना। देखिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है, ये इंफॉर्मेशन भी याद करने वाली है, 6.64 इंटू 10⁻⁻27। ये 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है इसका मास। ठीक है ना, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, और हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं बॉक्स में, जिससे हमें ये चीज याद रहे। ओके, ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको यूज करनी है यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको यूज करनी है। तो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ सॉल्व करने में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K कूलम कांस्टेंट, मैं 1/4πε पूरा नहीं लिख रहा हूँ। चार्ज Q1 Q2 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का चार्ज, क्योंकि दोनों ही अल्फा पार्टिकल हैं, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, K की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁹, मैंने आपको बता दिया था 9 इंटू 10⁻⁹। आप चाहें तो यूनिट के साथ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिट कितनी थी K की, वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये यूनिट थी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय चार्ज की यूनिट है, चार्ज कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है और इसका हमें स्क्वायर करना है, करेक्ट बात है ना, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर करना है। तो दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर करना है। तो कूलम का भी स्क्वायर हो जाएगा, जो यूनिट हम यहाँ यूज करेंगे उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और हम बात करते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की। आर कितना है मेरे पास, सेपरेशन कितना है वो हमको दिया नहीं है, तो हम आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन ही तो करना है सिर्फ। ठीक है ना, हमको सिर्फ कंपैरिजन ही तो करना है। तो आप देख सकते हैं आर की जो भी यूनिट होगी वो मीटर में होगी, तो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा, सिर्फ न्यूटन यहाँ पे रहता है, तो जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये आंसर आता कितना है। अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए एक बार में ही रेशियो लेके देख लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है G मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्योंकि दोनों ही पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, G की वैल्यू होती है कितनी, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये G की वैल्यू होती है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट होती है। और हम अगर बात करते हैं M1 M2 की, तो मासेस आपको गिवन है, दिस इज 6.64 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो यहाँ पे भी किलोग्राम का स्क्वायर आएगा, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो कि मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो सिर्फ न्यूटन आएगा, यानी फोर्स आएगा न्यूटन।
अब हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, चलिए इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या आंसर मिलने वाला है हमको ऐसा लिखने पे? देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जो बच गया हम उसे लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो न्यूटन से न्यूटन भी कैंसिल हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल का जो डेटा है वो मैं नीचे लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻27 स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व किया हमने तो हमको क्या समझ में आया, इसे हमने सॉल्व किया तो ये रेशियो हमको मिला 3.1, आप लोग भी करके देखना, मैंने किया हुआ है, इंटू 10⁻35 आता है, 3.1 इंटू 10⁻35 ये रेशियो आता है। इसका मतलब कंक्लूजन हमको क्या समझ में आया, कंक्लूजन ये समझ में आया हमको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अल्फा पार्टिकल के केस में, वो होता है 3.1 इंटू 10⁻35 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुआ ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 3.1 इंटू 10⁻35 टाइम्स ज्यादा होता है। इतना स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। आप चाहते तो अल्फा पार्टिकल की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लेके भी कैलकुलेशन कर सकते थे, आप चाहते 2 प्रोटॉन लेके भी कैलकुलेशन कर सकते थे, आपको सभी केसेस में कंक्लूजन यही मिलता कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ही होता है। क्लियर है ना? कंक्लूजन आपको हमेशा क्या मिलता कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होता है उससे ज्यादा ही होता है, ये आपको मिल जाता है यहां पे। बात समझ में आई? बस यही शो करना चाह रहा था इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल था। आगे ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। हर एक वीडियो में हम लोग 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यू स्लाइड ओपन करते हैं हम लोग, न्यू पेज। यहां पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 किस पे है? अगेन कूलम फोर्स पे ही है। इस क्वेश्चन की बॉडी क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है हमको क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, एक चार्ज यहां पे है, क्लियर, और दूसरा चार्ज जो है वो यहां पे है, और तीसरा चार्ज वो कुछ इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है ना? ये सिचुएशन है कुछ हमारे पास। जस्ट अ मिनट, इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, ये सिचुएशन है हमारे पास, दूसरा चार्ज यहां पे है और तीसरा चार्ज जो है वो यहां पे है। क्लियर? वैल्यू कितनी है देखिए, Q1, ये जो चार्ज है उसको Q1 नाम दिया गया है और इसकी जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसकी वैल्यू है। और ये जो चार्ज है इसको Q2 नाम दिया गया है, इसकी जो वैल्यू है वो है -2.5, याद रहिए नेगेटिव नेचर का चार्ज है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और बचता है ये थर्ड चार्ज जिसको Q3 बोला गया है, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू है +1.0, नंबर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसका चार्ज हमें गिवन है। तीनों के चार्जेस हमें गिवन है। क्लियर? इनके जो सेपरेशंस हैं वो कितनी कितनी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इनकी तीनों की जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये सिचुएशन है हमारे पास। क्लियर? तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q3। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज, थोड़ा सा राइटिंग, एक मिनट। देखिए
हमें जो कैलकुलेट करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज ऑन Q3, थर्ड पार्टिकल जहां है वहां पे कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉरी, वहां पे कितना फोर्स है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी फोर्स होगा वो Q1 और Q2 की वजह से होगा। ठीक है ना, जो भी फोर्स होगा वो Q1 और Q2 की वजह से होगा। क्लियर? तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Q3 को थोड़ा यहां लिखते हैं क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो Q3 को हम यहां लिख लेते हैं। Q3 कितना दिया था? इट इज 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है ना, ये डेटा हमें गिवन है Q3 का। चलिए अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने क्या बताया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किसी भी एक चार्ज पे लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन ही नेट फोर्स होता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग कितना आंसर आता है हमारा सॉल्व करके। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक फोर्स का डायग्राम। तो Q1 चूंकि एक पॉजिटिव नेचर का है और Q3 भी पॉजिटिव नेचर का है, तो Q1 Q3 पे हमें ऑन Q3 लिखना है, मतलब हमें सारे फोर्सेस Q3 पे देखने हैं। ये हमारा टारगेट पार्टिकल है Q3, तो हमें देखना है कि यहाँ पे कैसे फोर्सेस लगेंगे। चलिए यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। Q1 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यहां फोर्स लगाएगा इस तरह से। ठीक है ना, दिस इज द फोर्स ड्यू टू Q1, तो मैं इसको बोलूंगा F1 फोर्स। मैं इसको F1 बोलूंगा, वेक्टर F1। ठीक है ना, मैं वेक्टर ऐसे बनाता हूं, एक ही एरो खींचता हूं। ठीक है, और आप Q2 की बात करें अगर आप, तो Q2 देख सकते हैं, Q2 नेगेटिव नेचर का चार्ज है। तो Q2 क्या करेगा, Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा। Q2 नेगेटिव है ना, तो Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब थर्ड वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस तरह से लगेगा। ये है हमारा फोर्स F2, दिस इज F2 फोर्स। बस समझ में आई? अब दोनों के बीच का एंगल हमें चेक करना है, वो एंगल कितना होता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही क्लियर है दोनों के बीच का एंगल। देखिए ये 180 है, ये 60 है। क्लियर? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपको क्वेश्चन लिखते वक्त ही बता दिया था। तो ये एंगल कितना आ जाए, दिस इज 120 डिग्री। तो अगर हमारे पास दो फोर्स हों और दो ही फोर्स हो, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो फिर नेट फोर्स आराम से निकाला जा सकता है। देखिए मैं इस पार्टिकल को यहां ड्रॉ कर देता हूं, इस डायग्राम को। एक डायग्राम यहां जा रहा है, ठीक है ना, दूसरा डायग्राम यहां जा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल आपको दिया है 120 डिग्री। तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसके पैरेलल लाइन खींचिए, इसके पैरेलल लाइन खींचिए, जहां जाके मिलेगा वो होगा इसका रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग एफ नेट कैलकुलेट करते हैं ऑन चार्ज Q3 इज इक्वल टू, दो फोर्स हैं तो हम लोग सीधा सीधा वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम लोग इसका, F1 स्क्वायर, फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, याद है ना ये फॉर्मूला वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 120 डिग्री, विच इज 120 डिग्री, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन अभी हमारे पास F1 F2 है नहीं, मतलब हमें F1 F2 अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे कि F1 F2 की वैल्यू है कितनी। तो चलिए F1 देखते हैं कितना आएगा। F1 आ जाएगा K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ K। Q1 Q2, F1 कौन लगा रहा है, F1 किससे किसके बीच में लग रहा है, Q1 और Q3। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, 5 इंटू 10⁻⁻7 और 1 इंटू 10⁻⁻7। K Q1 Q2 हो गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सारा डेटा MKS में लिखना है, याद रहे। क्योंकि जो K की वैल्यू है ना 9 इंटू 10⁻⁹, जो आपने बिना सोचे समझे यूज कर ली है, ये वैल्यू हमेशा MKS में लिखी रहती है। ओके, तो ये जो भी आंसर आएगा, ये कितना आएगा ये आप सॉल्व करके देखना। ये आंसर आएगा आपका 0.18 अप्रोक्सीमेटली, इतना न्यूटन आएगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला, आप लोग सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट हमें F2 फोर्स लिखना है, जो सेकंड चार्ज लगा रहा है,
वो होगा 9 इंटू 10⁻⁹ और दोनों चार्जेस जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहला है 1 इंटू 10⁻⁻7, दूसरा है -2.5, लेकिन हमें यहाँ माइनस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस ने तो हमको डायरेक्शन दे दी है फोर्स की ऑलरेडी, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम अगेन 0.05 स्क्वायर, ये डिस्टेंस आती है। बात समझ में आई? ये जब आप सॉल्व करते हैं तो ये डेटा आपको अप्रोक्सीमेटली 0.09 न्यूटन मिलता है। आप सॉल्व करके देख लेना। हमारे पास F1 F2 है। अब बस हमको करना क्या है, हमको उठा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करके देखते हैं क्या हमें आंसर मिल रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर, क्लियर ना, रूट ऑफ F1 स्क्वायर। F1 कहाँ है हमारे पास, F1 हमारे पास 0.18 स्क्वायर प्लस F2 है 0.09 स्क्वायर, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09, ठीक है ना। मैंने ये वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व की है। इंटू कॉस भी लिखना है, सॉरी कॉस भी तो लिखना है, कॉस 120 डिग्री। तो दिस इज कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर हमें डायरेक्टली याद ना हो तो कॉस 120 को 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस 90 प्लस थीटा इट इज माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना, माइनस ऑफ 1/2। इस तरह से हम कॉस 120 डिग्री को लिख सकते हैं। अगर हम कॉस 120 डिग्री की वैल्यू में डायरेक्टली याद ना हो तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे माइनस 1/2 पुट करेंगे, ये 1/2 से आप इसकी जगह पे माइनस 1/2 पुट करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप ये नंबर सॉल्व करेंगे बाकायदा तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ये एफ नेट सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है, फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करके चेक करना कि ये सही है या नहीं। तो एफ नेट की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.15। अगर आप अच्छे कैलकुलेटर से यूज सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल जाती है। तो 0.15588 न्यूटन ये वैल्यू आपको सॉल्व करके मिलेगी। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, मुझे ये वैल्यू मिल रही है, एक बार आप भी वेरीफाई कर लीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करना है इसमें, ठीक है ना। हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे सारे न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके ही आने वाले हैं, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उसमें मोर देन 2 चार्जेस रहेंगे, तो मोर देन 2 फोर्सेस भी रहेंगे, मोर देन 1 फोर्स भी रहेगा, क्लियर है ना। ठीक है, आगे हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। जब तक कि सारे क्वेश्चन हो नहीं जाते, हम प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हमको कूलम्स लॉ अप्लाई करना आ गया है अलोंग विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और 2-3 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।